और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती हैं। सेक्टर 27 कैलाश हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। सीसीयू में भर्ती हैं। शिव प्रताप शुक्ला की हालत स्थिर बताई जा रही है। दरअसल शिव प्रताप शुक्ला परसों दिल्ली दौरे पर आए थे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और अचानक से सीने में दर्द की शिकायत उन्हें हुई, जिसके चलते अब उन्हें सेक्टर 27 कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। और अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, कैसी हालत बताई जा रही है शिव प्रताप शुक्ला की? देखिए, अगर बात करें शिव प्रताप शुक्ला की हालत अभी खतरे से बाहर है, लेकिन हालत स्थिर बनी हुई है। अभी भी उनके सीने में दर्द हो रहा है और यही तरह की लगातार एक डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी कर रही है और अभी भी कैलाश अस्पताल में वो भर्ती है। कल देर शाम अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद फिर वो नोएडा स्थित अपने बेटी के आवास पर आ रहे थे, जहाँ पे अगर बात करें तो उनके सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है और हालत अभी भी स्थिर है। जी, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है अविनाश, कब तक डिस्चार्ज किया जा सकता है उन्हें? देखिए, अगर बात करें डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। फिलहाल वो अस्पताल में ही रहेंगे, जैसे उनकी हालत में सुधार होगा उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाए हैं और हालत जो है वो अब स्थिर बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर बता दें, प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल हत्याकांड में चौथे दिन भी पुलिस के हाथ खाली है। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 40 से ज्यादा संदिग्ध लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। दोनों के कई करीबियों को शक के आधार पर अब हिरासत में लिया गया है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें छापेमारी कर रही है। प्रयागराज के साथ ही कौशाम्बी, जौनपुर में छापेमारी चल रही है। आजमगढ़, बस्ती और मऊ जिले में भी छापेमारी की गई है। बस्ती जिले से भी एसटीएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन लगातार दबिश दी जा रही है और कई जिलों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें इस वक्त छापेमारी कर रही है। प्रयागराज के साथ साथ कौशाम्बी, जौनपुर और आजमगढ़, बस्ती, मऊ में भी कई जगह छापेमारी की जा रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि बस्ती जिले से एसटीएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। तो उमेश मर्डर केस में अब तक क्या हुआ है वो पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। हत्या का चौथा दिन है, जिसमें पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। हत्यारों की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। आरोपियों की मध्य प्रदेश में भी तलाश की जा रही है और सबूतों की कड़ियां जोड़ने में एसटीएफ जुटी हुई है। इसी के साथ बरामद कार से सबूतों की तलाश भी की जा रही है। अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है और अतीक को रिमांड में लेने की तैयारी अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ अतीक को रिमांड में लेने की अर्जी दाखिल हो सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है अतीक अहमद और गुजरात की साबरमती जेल में इस वक्त बंद है अतीक अहमद, जिसकी रिमांड लेने की तैयारी अब एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन चौथा दिन है जिसमें पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। और लखनऊ के साथ साथ प्रयागराज के साथ साथ कई ऐसे जिले हैं यूपी के जहां इस वक्त छापेमारी चल रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि बस्ती से एक संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कई लोगों को अब तक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन कोई एंगल अभी तक मिल नहीं पा रहा है पुलिस को। गुजरात की साबरमती जेल में इस वक्त अतीक अहमद बंद है, जिसे जल्द ही रिमांड पर लेने की तैयारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि अतीक को रिमांड में लेने की अर्जी जो है वो आज दाखिल की जा सकती है। अब कितने दिन की रिमांड लेगी, क्या पूछताछ की जाएगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन ये जानकारी मिल रही है। चौथा दिन है आज उमेश पाल हत्याकांड की गवाह। उमेश पाल मर्डर केस का ये पूरा मामला है। और देखिए, मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद मोइन, चौथा दिन लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली, कई जगह छापेमारी चल रही है। क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया है पुलिस को आरोपियों के बारे में? आपको बता दें कि उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की हत्या का आज चौथा दिन है। हालांकि चौथा दिन होने के बावजूद पुलिस के हाथ, एसटीएफ के हाथ अभी तक खाली हैं। अभी तक इस मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस अफसरों की तरफ से ये दावा लगातार किया जा रहा है कि वो जो है लगातार 10 टीमें जो है वो लगातार छापेमारी कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसके साथ साथ दूसरे राज्यों के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं, गुजरात का कनेक्शन खंगाला जा रहा है और पुलिस अफसरों का यह भी दावा है कि सीसीटीवी में जो शूटर्स नजर आ रहे हैं उनमें से कई शूटर्स की पहचान हो गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेपाल तक में जो है ये कोशिश की जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं जो शूटर्स हैं वो नेपाल तो नहीं भाग गए हैं। तो अफसरों का लगातार यही दावा है कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं उन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। दूसरा एक अहम अपडेट आपको दे दें कि इस पूरे मामले में उमेश पाल जिस मुकदमे में पैरवी के बाद यहां घटनास्थल पर पहुंचे थे और यहां पर उनकी हत्या की जाती है, उस मुकदमे में आज फिर से प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोपहर 12 बजे के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है और उस केस से जुड़े हुए जो भी सरकारी वकील हैं या जो दूसरे लोग हैं उन सभी को या तो सुरक्षा मुहैया करा दी गई है या फिर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चाहे वो डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरी हो, चाहे एडीजीसी सुशील वैश्य हो, इन सभी की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है या फिर उन्हें सुरक्षा नए सिरे से मुहैया कराई गई है। जी क्योंकि देखिए मोइन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यूपी के कई जिलों में अभी छापेमारी चल रही है और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि राज्य से बाहर भी जा सकते हैं, एमपी में भी छापेमारी चल रही है और कौन कौन से राज्य है जहां पर इस वक्त पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश कर रही है? देखिए, पुलिस को इस बात का शक है कि वारदात को अंजाम देने के बाद जो शूटर्स हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश छोड़कर वो दूसरे राज्यों में या तो छिपे हुए होंगे, मुंबई में, महाराष्ट्र में, या फिर वो नेपाल भाग सकते हैं। तो नेपाल सीमा पर भी जो है वो जो वहाँ पे पुलिसकर्मी की ड्यूटी रहती है वहाँ पर जानकारी दी गई है, वहाँ पर निगरानी बरते जाने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में, कई राज्यों में, 3 से 4 राज्यों में जो है वो निगहबानी कराने की काम किया जा रहा है और पुलिस अफसरों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें कोई ना कोई क्लू मिलेगा, जल्द ही उन्हें कोई ना कोई कामयाबी मिलेगी। और जो शूटर्स हैं, अब तक 9 शूटर्स की पहचान पुलिस ने की हुई है और इन 9 शूटर्स की पहचान के बाद इनकी गिरफ्तारी को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। तो इसका साफ मतलब है कि हमले में कम से कम 9 शूटर्स थे, 9 अपराधी मौके पर मौजूद थे जिनकी पहचान पुलिस ने लगभग कर ली है। अभी तक हाथ खाली है। देखने वाली बात यह है कि कब तक आरोपियों तक पहुंच पाती है पुलिस। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड को लेकर फतेहपुर में भी छापेमारी चल रही है। सपा नेता हाजी रफी के घर छापेमारी चल रही है। अतीक के बेटे की तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। इंस्पेक्टर सहित पीएससी के जवानों की मौजूदगी में छापेमारी चल रही है। एसपी ने टोल प्लाजा में वाहनों को चेक करवाया और गाड़ियों की डिक्की भी खुलवाई। तो देखिए, लगातार जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके आरोपियों तक पहुंचा जाए। और संदीप फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, जानकारी मिल रही है कि फतेहपुर में भी छापेमारी चल रही है, क्या और जानकारी है आपके पास? जैसा कि बता दूं कि छापेमारी लगातार यहाँ पे चल रही है और छापेमारी के लिए पुलिस फोर्स एक्टिव मोड पर है, जहाँ एसपी टोल प्लाजा से लगा करके बॉर्डर में पहुंच करके वहाँ पे वाहनों की चेकिंग करवा रहे हैं। तो वहीं सदर कोतवाल और यहाँ पे चौकी की फोर्स जो है सपा नेताओं के यहाँ पैनी नजर बनाए रखे हुए। वहीं विभिन्न सूत्रों से ये भी जानकारी प्राप्त हो रही कि फोर्स यहाँ पे लोगों से अपने बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर पैनी नजर बनवाए रखे हुए हैं। तो क्या कोई इनपुट मिला है संदीप पुलिस को जिसके आधार पर ये छापेमारी की गई है? जैसा कि इंस्पेक्टर कोतवाली का ये कहना है कि उन लोगों को मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार में कि जो प्रयागराज के जो शूटर थे वो फतेहपुर में आकर के सपा नेताओं के संरक्षण में कहीं न कहीं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो उमेश पाल हत्याकांड में का चौथा दिन है, आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस से मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चंद घंटों में ही पुलिस ने हत्या के आरोपियों को पकड़ लिया है। कल गिजरौली गांव में एक महिला की लाश मिली थी, गला रेतकर महिला की हत्या की गई थी और केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान रात करीब 2:30 बजे पुलिस और हत्या के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस की गोली लगने से दोनों घायल हो गए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। चंद घंटों में ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल गिजरौली गांव में एक महिला की लाश मिली थी और पुलिस तत्परता इस पूरे मामले में दिखाई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
चलिए अब आगे बात करेंगे होली की। तो बरसाना में आज लड्डू मार होली होनी है। देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में होली खेलने के लिए यहां पहुंच गए हैं और माहौल पूरा भक्तिमय हो गया। दरअसल आज से होलाष्टक शुरू हो रहा है और इसी दिन बरसाना में दुनिया की सबसे अनूठी होली यानी कि लड्डू होली खेली जाएगी। लड्डू होली बरसाना के लाडली जी मंदिर में खेली जाएगी। बरसाना की लड्डू होली को देखने के लिए देश दुनिया भर से लोग आते हैं और लड्डू होली हर साल लठमार होली से एक दिन पहले बनाई जाती है। और चलिए कैसी है मथुरा में होली की धूम, ज्यादा जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी अवधेश सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरसाना से। अवधेश, पहली तस्वीर हमने देखी थी, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं आज अपने आराध्य देव के साथ होली खेलने पहुंचे हैं बरसाना, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं इस भीड़ को काबू पाने के लिए? क्योंकि पिछली बार की व्यवस्था की तस्वीरें हमने देखी थी, इस बार क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए आज से प्रशासन के सामने यही बड़ी चुनौती है क्योंकि जन्माष्टमी के दिन बांके बिहारी मंदिर में एक हादसा हुआ था जब कुछ लोगों की जान गई थी। इस चीज़ को लेकर कल मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एंट्री और एग्जिट को लेकर सावधानी इस बार बरती जा रही है। जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको बेहतर ढंग से किया जा रहा है, साथ ही साथ सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और इसके साथ ही साथ चूंकि कोरोना अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो इस बार जो लोग ब्रज में आ रहे हैं, चाहे वो बरसाना आ रहे हैं, नंदगांव आ रहे हैं, मथुरा वृंदावन आ रहे हैं, 84 कोस के ब्रज में कोई कहीं भी होली मनाना चाहता है तो उसकी यादें होली के रंग में रंगी रहे, बहुत दिनों तक ये कोशिश की गई है। देखिए इस वक्त हम बरसाना मंदिर में हैं और पूरी होली का केंद्र जो है यही बरसाना मंदिर है। अभी थोड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ जब बढ़ी तो इस क्षेत्र को खाली करवाया गया, लेकिन सुबह से यहाँ पर रंग बरस रहे हैं और जो बरसाना के मंदिर में पुजारी हैं, देखिए इनकी विशेष वेशभूषा हो जाती है होली के मौके पर। चाहे हम पगड़ी की बात करें, चाहे उनकी वेशभूषा की बात करें, तो सुरक्षा के इंतजाम के मद्देनज़र तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं और इसके अलावा लोगों का सुविधा न हो। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भीड़ मंदिर में रहती है, सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या क्या आप लोगों ने इंतजाम किए हैं? पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है, काफ़ी जोनों से जो है यहाँ पे फोर्स आया हुआ है और पर्याप्त व्यवस्था है। सबको दर्शन करने के बाद तत्काल बाहर निकालने की व्यवस्था की गई है। और एंट्री एग्जिट के लिए सारे अलग पॉइंट अलग अलग है, एंट्री अलग से है और एग्जिट अलग है और पर्याप्त व्यवस्था की गई है फोर्स की। इस बार कोई परेशानी नहीं आ रही। देखिए ऐसी फोर्स का इंतजाम किया गया है क्योंकि कोशिश यही थी कि जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ श्रद्धालु में बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम गुड़गांव से। कैसा अनुभव है बरसाना मंदिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे। अच्छा, होली भी खेल ली आपने? खेलेंगे अभी भी आए हैं। हाँ जी, देखिए तमाम लोग आए हैं और अभी थोड़ा सा यहाँ पर भीड़ को लेकर सख्ती बढ़ी है और ये देखिए ये जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से गुलाल फेंकते हैं भगवान कृष्ण पर, राधा पर और वहाँ से उनको प्रसाद भी मिलता है। तो मंदिर की तरफ से भी इंतजाम ये किए गए हैं किसी भी तरीके की अफरा तफरी की स्थिति ना बने और ये जो क्रम है ये पूरी तरीके से लगातार आयुषी चल रहा है और अभी जैसे जैसे वक्त बीतेगा यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं बनेगी क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से जो सभी भाव के संत होते हैं वो नंदगांव के लिए रवाना होंगे और यहाँ से फिर जो होली का चरम है वो ब्रज में, बरसाने में, नंदगांव में देखने को मिलने लगेगा। तो पूरी तरीके से तैयारियां दुरुस्त है और इंतजार देखिए। अब चूंकि ये बताएं कि ये जो यहाँ पर परंपरा है, ये बताएं कि जो परंपरा है यहाँ पर निमंत्रण देने की, तो क्या रहती है, कैसे आप बरसाने वालों को देते हैं इधर बुक करने? क्या कह रहे हैं? यहाँ से जो निमंत्रण जाता है बरसाने में क्या परंपरा है नंदगांव में? जो हमारे यहाँ पे बरसाने के जो राधा रानी के तरफ से निमंत्रण ये जाता है, जैसे किशोरी जी, राधा रानी और किशन जी का प्यार है जो रंग बरसता है। आज के दिन राधा रानी के दरबार में लड्डू फिकनी होली है, जिससे ये होता है कि प्रसादी मुंह मीठा कराया जाता है राधा रानी का कि किशोरी जी आज बरसाने में वो होली है और उनका लड्डू से, बूंदी के, बेसन के लड्डुओं से मुंह मीठा कराया जाता है। यानी कि रंगों के साथ लड्डू भी बरसेंगे आज मंदिर में? बिल्कुल, आज लड्डू होली है, लड्डू होली का पर्व है तो आज बहुत से लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार लड्डू होली के वितरण में लड्डू बरसाते हैं। और पर शुरुआत जो होगी वो हमारे पांडा जी होंगे जो पांडा का रूप धारण करेंगे गोसाई परिवार से। वो उसके जब वो कृष्ण बन के रास लीला करेंगे
लड्डू उनका भोग लगाएंगे और लड्डू देंगे, लोगन में बांटेंगे। वाह के बाद लड्डू होली स्टार्ट होगी। ये वेशभूषा होली की है या हमेशा आप लोग की ऐसी रहती है? नहीं, ये हमेशा ही होती है, लेकिन ये थोड़ा बहुत चेंज होता है। चलिए, जैसे पगड़ी हो गई, देश कहीं ना उत्सव कहीं के हिसाब से ये लोगों में देखने वेशभूषा को मिल चेंज हो रहा जाती है होली का। बहुत धन्यवाद आपका, तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।